नमस्कार बच्चों, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। आज हमारी बात चल रही है क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। तो हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस कैसे बनती हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, इनके अंदर क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम उसे केमिकल रिएक्शन कह पाते हैं। तो अपने सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करें सभी बच्चे, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूँ। तो हम चलते हैं बिना समय गंवाए चैप्टर पर, जिसमें हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, उसमें सबसे पहले ये समझना है कि इसके अंदर केमिकल चेंजेस इंक्लूड होते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन कब हो रही है? केमिकल रिएक्शन तब होती है जब उसमें किसी तरह का चेंजेस होता है। तो चेंजेस के आधार पर हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बनती है। किस टाइप के चेंज? वैन एवर द केमिकल चेंज अकर इन द केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी टेकन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा। केमिकल रिएक्शन आर यूजुअली इरिवर्सिबल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर मार्क कर लें, इरिवर्सिबल। एंड अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, सेकेंड वर्ड। क्लियर? जैसे मैंने आपसे अभी बोला भाई टी बनानी है, तो जब आप टी बनाओगे तो उसमें क्या मिलाओगे? मिल्क मिलाओगे, क्लियर, प्लस उसमें टी पाउडर मिलाओगे, ठीक है, प्लस ओके उसे हीट कर रहे हो, क्लियर। तो आप देखोगे एक न्यू प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि उसके अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हमारी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़, यानी 4 तरह के चेंजेस हम आसानी से देख पाते हैं। तो जिस भी चीज़ में 4 चेंज होंगे हम उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो बात आती है सर क्या 4 चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहला चेंज होता है चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर। जो चीज़ आप मिला रहे हैं, क्या उसका कलर और आपके प्रोडक्ट का कलर सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं हो, बिल्कुल। दूसरा आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से कोई ना कोई गैस इवॉल्व होगी। तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज होगी। ओके, तो अगर ये 4 चेंजेस किसी चीज़ में पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह केमिकल रिएक्शन है। क्लियर? तो याद रहेंगे, तो ये हमारे क्या है, 5 मेन सिग्निफिकेंस दैट इंडिकेट केमिकल रिएक्शंस। इसे और डिटेल से समझते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन, तो जैसा आप जानते हैं इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। इक्वेशन का मीनिंग होता है जिसके अंदर 2 चीज़ें कंबाइन हो, या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो हमारा तैयार होगा नया सब्सटेंस, उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं, अ वर्ड इक्वेशन डिस्क्राइब द केमिकल चेंज यूजिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में कब तैयार होंगे? जब एक पूरा केमिकल इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम आसान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लिया मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, आपने लिया ऑक्सीजन जिसका फॉर्मूला होता है O2। तो CH4 और O2 बेटा रिएक्टेंट हैं। क्या है ये? रिएक्टेंट। याद रहेगा? वेरी गुड, अब समझ आ गया बच्चों को। तो अगला हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट में क्या तैयार हो गया भाई? मीथेन और ऑक्सीजन को मिलाया तो बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो जब हमारा रिएक्टेंट बनाने पर प्रोडक्ट हमें मिलता है और उसके बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसी चेंजेस को हम
केमिकल चेंजेस बोलते हैं और इस इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो अब हमारी बात आ जाती है कि केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो कुछ छोटी छोटी सिंबल्स पे, छोटी छोटी बातों पे डिपेंड करता है। जैसे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ शॉर्टर फॉर्म, मेन वर्ड शॉर्ट टर्म फॉर्म इन बाय द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। जब हम सिंपल भाषा में छोटे छोटी सिंबल्स के आधार पर एक इक्वेशन तैयार करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, तो Mg लिखा हमने, मैग्नीशियम नहीं लिखा। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। ये रिएक्ट हो गए तो ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट आर रिटर्न बाय द लेफ्ट साइड। हमेशा याद रखना है कि रिएक्टेंट हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको? लेफ्ट साइड। द प्रोडक्ट रिटर्न बाय द राइट साइड। तो प्रोडक्ट हमेशा कहाँ तैयार होंगे? आपके राइट साइड पर। क्लियर है? एन एरो इज़ द प्लेस बिटवीन दैम सो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये याद रखना है आपको। जो यहाँ पे ये एरो दिखाया गया है बच्चों, ये डायरेक्शन दिखा रहा है रिएक्शन की। अब एरो दो तीन तरह के होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने एक एरो ये बनाया, तो ये होता है रिवर्सिबल। क्लियर? ये सिंगल डायरेक्शनल है, ये रिवर्सिबल है। गुड। इसके बाद बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल इक्वेशन कि एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट भी कर सकते हैं, याद रखना है क्या क्या बताया मैंने। बाद में एक टेस्ट भी ले लूँगा मैं, ठीक है, कि राइट साइड पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, बीच में जो एरो होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें ये एग्ज़ाम में आए या ना आए, पर जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। ओके, तो तीसरी चीज़ हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या विशेषताएं हैं किसी केमिकल इक्वेशन की। तो द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट नॉन एज अ फैक्ट्स, यानी कि कोई भी जो केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है वो सिंबल्स हैं बस, यानी वो फैक्ट हैं और उसे हम सिंबल में लिख रहे हैं ताकि वो आसानी से समझ आ सके। द इक्वेशन मस्ट बी द सर्टेन द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, कि हम इक्वेशन के माध्यम से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। और हमेशा आप देखोगे कि रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होगा ऑलवेज। क्यों होगा? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है, जिसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। अब इन चीज़ों की थोड़ी डिटेल लेके चलते हैं बच्चों। जब हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं, तो हम अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन के और फेसिस क्या हैं। तो फेसिस मीन्स क्या? फेसिस मतलब ये होता है जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आप देखते हैं उसमें ब्रैकेट में S, ब्रैकेट में L, ब्रैकेट में G लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड फेस, लिक्विड फेस, गैसियस फेस। जो सॉलिड फेस है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ज़रा समझे। सॉलिड फेस किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो तुरंत मैसेज कर दें। जो सॉलिड फेस होता है इसका मतलब होता है कि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप है, जैसे सोडियम क्लोराइड। क्लियर? इसी तरीके से हमारा लिक्विड फेस होता है, जैसे कि हम बात करते हैं वाटर की, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम है पर शेप रिजिड नहीं है, शेप जो है चेंज होती है। क्लियर? पर अगर हम बात कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, ओके, जिसकी शेप भी डेफिनेट नहीं है, ओके, इट्स शो द लिटिल रिस्पॉन्स ऑफ द ग्रेविटी, जिस पर ग्रेविटी का भी असर नहीं होता, तो उसके आगे हम गैस लिखते हैं, यानी जी लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। तो हमारे कितने फेस हो गए? 3 फेस हो गए। ठीक है, याद रखना है सबको कि केमिकल रिएक्शन लिखते समय हम इन फेसिस का इस्तेमाल करते हैं। किस आधार पर? कि सॉलिड है, लिक्विड है या। फिर हमारी बात आ जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन जी, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बैलेंस कैसे होती है कोई भी केमिकल इक्वेशन। हो सकता है ये स्लाइड आपको सही से ना दिख रही हो, थोड़ा सा कलर का इशू हो गया इसमें, पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। और इस केमिकल बैलेंस इक्वेशन की एक और स्लाइड अलग से भी डलेगी। तो जो हमारी बात है कि भाई
केमिकल इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा होती है के आधार पर आएगा, डेफिनेशन नहीं आती है। और फिर भी हम समझते हैं कि ये बैलेंस जो होती है ये होती है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं जो रिएक्टेंट है वो ऑलवेज इक्वल होता है, यानी कि हमारी बोथ साइड आर इक्वल, यानी रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं, तो टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर वो ऑलरेडी बैलेंस है। पर अगर बैलेंस ना हो तो क्या करेंगे, अगर वो बैलेंस नहीं होती तो क्या कहते हैं, तो उसे स्केलेटन कहते हैं बेटा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं और बैलेंस होता क्या है। ओके, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझे, एक बारी में क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक है। तो जब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लिया, ठीक है, यानी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर हमने इसे बांट लिया। ओके, और हमने इसके जितने भी कंपोनेंट थे वो अलग कर लिए, हाइड्रोजन अलग कर लिया, क्लोरीन अलग कर लिया। अब हम देखते हैं दोनों साइड पे क्या था। भाई हमने देखा यहाँ 2 2 था, यहाँ पे देखा हमने 1 1 था। तो हमें तो जो प्रोडक्ट साइड है वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, याद रखना है कि प्रोडक्ट साइड बढ़ानी पड़ेगी और हमेशा बड़े से छोटे को बैलेंस किया जाता है। तो हमें दिख रहा है कि भैया हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो एक काम करते हैं HCl के आगे यहाँ पर 2 लगा देते हैं। जैसे ही आप HCl के आगे 2 लगा देंगे तो ये अनबैलेंस से बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन है, सर ये 2 नीचे भी तो लगा सकते थे, यहाँ पर क्या यहाँ लगा सकते हैं, आप ही बताइए। अगर मैं इसे HCl2 लिख सकता हूँ क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा, नहीं लिख सकता मैं इसे ऐसे। ओके, जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस में हमेशा आगे मल्टीपल करना है, और जितना भी आगे मल्टीपल होगा, क्या बोला मैंने, जितना भी आगे मल्टीपल होगा वो दोनों के लिए होगा, हमेशा याद रखना है। जैसे आपको ये दिख रहा है कि भैया 2HCl लिखा है तो इसका मतलब 2 ही H हो गया और 2 ही Cl हो गया। क्लियर है, पक्का क्लियर हो गया होगा बच्चों। और अगर नहीं क्लियर है तो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं और उसमें और आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है मीथेन का और ऑक्सीजन का। अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा जाए तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पर अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ कार्बन का 1 है, जी हाँ, हाइड्रोजन के 4 हैं, जी हाँ, ऑक्सीजन के 4 हैं, जी हाँ। अब बच्चे कह रहे हैं सर कहाँ थे, है ही नहीं है। बच्चों देखो कैसे हैं कि यहाँ पे ये जो प्लेस है यहाँ 2 ऑलरेडी फिल है, यहाँ खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली है। तो पहले क्या था, यहाँ हाइड्रोजन 4 दिख रहा था हमें कि भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो 4 था। कार्बन सिंगल है तो कार्बन सिंगल थी हमारे पास, पर हाइड्रोजन 4 था तो हमने यहाँ 4 लगा दिया और 2 लगा दिया। जैसे ये 2 लगाया बेटा तो याद रखना है हाइड्रोजन हो गया 4, पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो 2 ऑक्सीजन ये रहा और 2 ऑक्सीजन ये रहा, तो टोटल 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो हमने क्या काम करा, हमने ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दिया, तो 2 2 जा कितने, 2 2 जा 4। क्लियर बच्चों, तो इक्वल हो गए ना हमारे पास कि भाई कार्बन का 1 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए। तो इसे बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करने के लिए बहुत ध्यान से बस ये देख लेना होता है कि हायर वैल्यू किधर की है। जो भी हायर वैल्यू है उसके हिसाब से आप दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं आपसे, अब आपके समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से बैलेंस की जाती है। अब मेरा यहाँ पे इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक अलग वीडियो डालूंगा मैं, जिसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सिखाई जाएगी। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें ये देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है बच्चों हमारी बात ये चल रही है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं।
तो अगर मैं आपसे कहूँ कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और एग्ज़ाम में भी आ जाए कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो एक ही जवाब है आपका कि केमिकल रिएक्शन सर 5 टाइप की होती है। जी हाँ, 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। कौन कौन सी 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है? कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार मेरे साथ दोहराएं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे कह रहे हैं सर इनकी पहचान क्या है? बच्चों डाउट नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल। बस वीडियो को लाइक करें और साथ में करें सब्सक्राइब और शेयर। आपसे बस प्यार चाहता हूँ इस बात का कि आप ज़रूर लाइक करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ओके, तो हमारी सबसे पहली बात आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हम दो से ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं और उससे हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। याद रहेगा? जैसे हम बात कर सकते हैं वाटर की। जब हम वाटर की बात करते हैं तो आप जानते हो हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और हमारा तैयार क्या हो जाता है? वाटर तैयार हो जाता है H2O। तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गई। फिलहाल हम बैलेंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में याद रखना है जिसमें 2 और मोर देन 2 हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और मिला के हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, तो उसे कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, मैंने सबके लिए एक अलग अलग स्लाइड तैयार कर रखी है बच्चों, परेशान बिल्कुल मत हो। इसके एग्जाम्पलों के साथ एक एक स्लाइड और मिलेगी। दूसरा आता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा आप देख सकते हैं डीकम्पोज यानी अलग हो जाना, डीकम्पोज यानी अलग हो जाना। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए बी है तो ए और बी बिछड़ गए यानी ये डीकम्पोज हो गया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गया और एक बेचारा अलग हो गया, तो इसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्ट हो जाता है और मेटल अलग हो जाता है। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दोनों ओर से होती है। कैसे? ए जो है रिएक्ट करेगा डी के साथ और बी जो है वो रिएक्ट करेगा सी के साथ, तो ये डबल साइड रिएक्शन होती है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद तैयार